नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भारतीय खेल के एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपना एक नाम कमाया है और बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं। जी हाँ, ये इंडियन टीम के यंगेस्ट कैप्टन हैं। ये इस समय भारतीय बास्केटबॉल टीम के नेशनल कैप्टन हैं और हाल ही में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विशेष भृगुवंशी जी के बारे में, जो आज हमारे खास मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपको अर्जुन अवार्ड की बहुत बहुत बधाई जो आपको हाल ही में मिला है। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। पहली बात तो यहाँ बुलाने के लिए दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में देहरादून में जी, और अवार्ड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी विशेष जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें संक्षेप में बताइए कि आप कहाँ से हैं और कहाँ आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई जो आप आज आपको यहाँ लेकर पहुँची है। जी, मैं बेसिकली बनारस से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से। यहीं देहरादून में अब बेस्ड हूँ जी। और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ बनारस की, जहाँ फादर अब रिटायर्ड हैं जी। मदर प्रिंसिपल थी। और यूपी कॉलेज एक जगह है बनारस में, वहाँ पे फादर हमारे लेक्चरर थे, तो हमें वहीं कैंपस में ही घर मिला हुआ था जी। तो हमारे कैंपस में ही बास्केटबॉल का ग्राउंड और मतलब बहुत सारे ग्राउंड्स थे। तो हम वहीं पे देखते देखते वहीं से हम लोगों ने बास्केटबॉल देखा, वहाँ पे जाना शुरू किया, खेलना शुरू किया। मेरे भाई ने खेलना शुरू किया, उसने मुझे बास्केटबॉल की तरफ लेके आया कि नहीं तुम भी यही खेलो, और खेलते खेलते आज मैं इस मुकाम तक हूँ। जी बिल्कुल, आप इंडिया के यंगेस्ट कैप्टन भी रह चुके हैं, पिछले 10 साल से इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं और बहुत सारे सम्मान अर्जित कर चुके हैं इतनी छोटी सी उम्र में, और बहुत सारे सम्मान बाकी हैं, मैं तो ये कहूँगा। तो सर थोड़ा सा मैं आपके जैसे आपने बास्केटबॉल की जर्नी के बारे में बताया कि आपने बनारस से खेलना शुरू किया, उसके बाद किस लेवल से पहुंचते हुए आप इंडियन नेशनल टीम तक का जो सफ़र है? मैं 2000 करीब खेलना स्टार्ट किया था मैंने बास्केटबॉल बनारस में। 2006 में मैं पहली बार इंडियन टीम में खेला, वो भी अंडर 18 की इंडियन टीम में। जी। 2008 में मैं राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम में आ गया था सीनियर की, और 2010 में मैं पहली बार बास्केटबॉल टीम का कैप्टन बना। मतलब एक तरह से सबसे यंगेस्ट कैप्टन था मैं इंडियन टीम का। साउथ एशियन गेम्स हुए थे ढाका बांग्लादेश में, जी। तो वहाँ टीम जा रही थी, तो वहाँ मैं कैप्टन के रूप में सेलेक्ट हुआ पहली बार। उसके बाद अब अभी तक मैं एज ए कैप्टन इंडियन टीम को सर्व कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपका योगदान हमें दिखता है, क्योंकि बास्केटबॉल टीम का, नेशनल टीम का कैप्टन होना, चाहे वो कोई सा भी खेल हो, तो एक बहुत मायने रखता है वो बात। अब मैं बास्केटबॉल गेम पे आना चाहूँगा कि जैसे बास्केटबॉल एक गेम, हम जानते हैं कि 5 खिलाड़ियों का गेम होता है, एक कोर्ट में खेला जाता है। थोड़ा सा इसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में, रूल्स, डिसिप्लिन जो इसमें बिल्कुल मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जी। बास्केटबॉल में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं और एक टाइम पे सिर्फ 5 खिलाड़ी खेलते हैं अंदर, और 5 पोजीशंस होती हैं। एक पॉइंट गार्ड होता है जिसको हम प्ले मेकर भी कहते हैं, जो सबसे आपने देखा होगा बास्केटबॉल टीम में एक छोटी हाइट के प्लेयर्स भी खेलते हैं। तो वो पोजीशन जो होती है हम लोग उसको प्ले मेकर या पॉइंट गार्ड बोलते हैं। जी। तो जो पूरा गेम खिलाता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं जो आदमी कंट्रोल करता है। उसके अलावा फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, पोस्ट, और एक 4 नंबर की पोजीशन भी होती है जिसको हम पावर फॉरवर्ड बोलते हैं, और एक 2 नंबर की पोजीशन होती है जिसको हम गार्ड बोलते हैं। सो पॉइंट गार्ड, गार्ड, फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड और पोस्ट, ये 5 पोजीशन होती हैं टोटल बास्केटबॉल में जिनमें खेला जाता है। और 40 मिनट का गेम है, 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर खेले जाते हैं, 2-2 मिनट का बीच में गैप मिलता है हमें, और 20 मिनट के, मतलब 10 मिनट के 2 हाफ होने के बाद एक हाफ टाइम होता है बीच में 10 मिनट का, और फिर 2 क्वार्टर्स होते हैं। सो टोटली 40 मिनट का गेम है, और बहुत ही फास्ट गेम है, क्योंकि चेंजेस आप कंटिन्यूसली कर सकते हैं प्लेयर्स को। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक बार जैसे फुटबॉल में आपने चेंज कर दिया तो वापस नहीं डाल सकते, ऐसा लिमिट नहीं है कोई। हाँ, चेंज की कोई लिमिट नहीं है। पर्सनल फाउल्स 5 मिलते हैं आपको कि आप 5 पर्सनल फाउल कर सकते हैं, नहीं तो बाहर, और थोड़े मोड़े और जो नियम्स हैं गेम के। स्कोर जो है, फाउल पे आपको जब फ्री शॉट्स मिलती हैं, आप देखेंगे बीच में एक मिडिल लाइन होती है। जी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं जो मिडिल लाइन है बीच की, वो नहीं, एक रिंग के पास एक मिडिल में लाइन होती है, उसको फ्री शॉट बोलते हैं। तो जब भी कोई आदमी किसी के ऊपर फाउल करता है तो उनको फ्री थ्रोज दिए जाते हैं, तो वो वहाँ से किया जाता है अजित। तो उसमें 1 पॉइंट मिलता है, और एक सर्कल होता है, सर्कल के अंदर से 2 पॉइंट और सर्कल के बाहर से 3 पॉइंट मिलते हैं, जो 3 पॉइंटर। जी, 3 पॉइंटर जिसको बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट शायद वही होता है जी, 3 पॉइंटर है जी। तो जैसे आपने इसमें बहुत सारी मतलब प्लेयर की पोजीशंस के बारे में बात करी,
और ये जो कोर्ट की हाइट होती है, मैं जानना चाहता हूँ, जो बास्केट होता है जिसमें बॉल 10 फीट 10 फीट होता है, जी। तो जाहिर सी बात है इसमें लंबे खिलाड़ियों को एज मिलता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। कह सकते हैं आप ये बात। तो जैसे आपने कहा कि एक छोटा खिलाड़ी जिसको एक नॉर्मल हाइट का या एवरेज हाइट का होता है, उसकी एक भूमिका प्ले मेकर की है। प्ले मेकर की है। तो सर वो बास्केट डालने में उसका योगदान किस तरीके से है फिर? बास्केट डालने में देखिए, जो आप शॉट मारते हैं, शॉट हाइट से उसका कोई रिंग के नज़दीक है, उसमें आप मान सकते हैं कि लंबा खिलाड़ी है तो जंप करके तुरंत बास्केट डिस्टेंस कम हो जाए। हाँ, लेकिन जो शूटिंग मारते हैं जो लोग, वो तो दूर से भी मार सकते हैं, वो तो आपकी प्रैक्टिस है और आपका अभ्यास है। बिल्कुल, स्किल सेट जो आप जी। तो इसमें जो स्किल सेट पे जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह की स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, या किस तरह का डाइट आपको फॉलो करना है? बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, क्योंकि फिजिकल पावर का बहुत आप मतलब समझ लीजिए पहले के मुकाबले गेम और फास्ट होता जा रहा है और पावर से खेला जा रहा है और बॉडी कांटेक्ट बहुत है इस गेम के अंदर। तो मतलब आपको हर तरीके से मेंटली, फिजिकली और हर तरीके से तैयार रहना है इस गेम में खेलने के लिए। तो जैसे कि आपने फिजिकल स्टैमिना की बात करी, तो आप लोग किस तरह का रूटीन फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करते हैं कि उस लेवल तक एट पार, जो एक इंटरनेशनल लेवल है, उस लेवल तक आने के लिए? हम लोग देखिए, हमारी जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है, हम ऑलमोस्ट पर डे में 9-10 आवर्स की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मॉर्निंग में हमारा एक सेशन जिम का ज़रूर होता है पूरे दिन के अंदर, जो कि 1 से 1.5 घंटे का होता है। उसमें हमें जिम में भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराया जाता है। हमारे पास ट्रेनर है इंडियन टीम में, वो ट्रेनर हमें वर्क कराते हैं। फिर मॉर्निंग प्रैक्टिस जो होती है वो 2.5 से 3 घंटे की प्रैक्टिस है जी, जो सुबह की प्रैक्टिस है, और मतलब आफ्टरनून से पहले की, और एक इवनिंग प्रैक्टिस होती है जो कि 2.5 से 3 घंटे की प्रैक्टिस है जी। तो मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं 3-3 घंटे की प्रैक्टिस हो गई और जिम हो गया 1.5 घंटे का। तो मतलब ऑलमोस्ट 8 घंटे की पर डे हमारी प्रैक्टिस है। उसके अलावा कोई आदमी अपना इंडिविजुअल जितनी देर करना चाहता है वो कर लेता है। तो 9 घंटे मान के चलिए, इतना तो हर दिन हम प्रैक्टिस करते हैं जी। और जब मैं डाइट पे आना चाहूँगा कि डाइट एक आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डाइट तो बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि आप इंडियन टीम में खेल रहे हैं, आप इंडियन टीम के कैंप में हैं, तो आपको मतलब हर तरीके की डाइट मिलती है। और जो एक्स्ट्रा डाइट है वो हमारी फेडरेशन प्रोवाइड कराती है। आप एक तरह से कह सकते हैं जो भी आप खाना हो गया आपका, उसके अलावा आपके जो भी इक्विपमेंट्स में या कुछ न्यूट्रिशन बेस्ड जो सप्लीमेंट्स हैं, वो सारा कुछ हमें मिलता है, कैंप में दिया जाता है। और प्रॉपर्ली आपकी न्यूट्रिशन, हाँ, काफ़ी मतलब ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों का कि फूड ज़्यादा ऑयली ना हो, ज़्यादा मसाले ना हो, तो इस तरह की चीज़ें। और मतलब पूरा चार्ट होता है कि आपको आज ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। अच्छा, आप अपनी पोजीशन के बारे में बताइए, आप किस पोजीशन पे खेलते हैं? और मुझे एक ध्यान आ रहा है कि शायद आपने 58 पॉइंट्स का कोई गेम था जहाँ पे 58 पॉइंट्स बनाए थे अकेले। यूबीए। हाँ जी। मैं फॉरवर्ड खेलता हूँ और गार्ड खेलता हूँ, मतलब एज अ 2 नंबर और 3 नंबर खेलता हूँ टीम में जी। कभी कभी पॉइंट गार्ड भी खेल लेता हूँ टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो आप 58 पॉइंट वाले गेम की बात कर रहे हैं, दैट वो 2016 या 17 का मैच था जी। यूबीए एक लीग हुआ करती थी इंडिया में पहले, यूनाइटेड बास्केटबॉल अलायंस, उसका वो क्वालिफिकेशन गेम था। हैदराबाद बास्केटबॉल टीम और बैंगलोर से, मैं बैंगलोर से खेलता था उस समय, बैंगलोर बीच से। तो हैदराबाद स्काई से मैच था हमारा, और क्वालिफिकेशन मैच था कि जो जीतेगा वो सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगा और जो हारेगा, तो वो मैच ऐसा था कि मतलब एकदम नेक टू नेक चला हमारा, और उसमें मैंने स्कोर किया था वो जी। तो ऐसे ही कुछ और यादें हैं आपको इंडियन नेशनल टीम से के साथ? देखिए, बहुत सारी यादें हैं। सबसे पहले तो आपको एक अच्छी याद बताता हूँ। 2008 में हम लोग 3-on-3 एक फॉर्मेट होता है बास्केटबॉल में। जिस तरीके से आप क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट पहले 50 ओवर का गेम हुआ करता था, अब 20-20 हो गया है, जो कि तुरंत खत्म हो जाता है। इसी तरीके से बास्केटबॉल में भी एक 3-on-3 का फॉर्मेट चला है, जिसके अंदर आप मतलब 10 मिनट का सिर्फ गेम होता है वो। अच्छा। हाँ, मतलब एकदम फास्ट, बहुत फास्ट, और छोटा कोर्ट है, मतलब वो भी नहीं कि हाफ कोर्ट भी पूरा नहीं है, उससे भी थोड़ा छोटा कोर्ट होता है जी। उसमें ही खेला जाता है। तो वो एक फॉर्मेट शुरू हुआ था, 2008 की बात है, और हम लोग गए, बीच एशियन गेम्स हो रहे थे पहली बार, बाली की बात है, इंडोनेशिया में, और इंडियन टीम हम लोग वहाँ खेलने गए और हम लोग वहाँ पे गोल्ड आया हमारा। तो वो पहला इंडिया का गोल्ड था किसी अच्छे एशियन लेवल के टूर्नामेंट का। तो वो एक बहुत ही बड़ी याद थी हमारी, क्योंकि भाई स्टार्टिंग ही था हम लोग का और हम लोग गोल्ड मेडल जीत के आए थे। फिर आप कह सकते हैं 2014 में हम लोग चाइना से पहली बार जीते। चीन जो है बास्केटबॉल में बहुत बड़ी टीम मानी जाती है एशिया के अंदर, और 2014 में हम लोगों ने चीन को चीन में ही हराया था। अरे वाह। जबकि चीन मेडल
मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड आई थी उस एशिया कप में जी। और हम लोग 5th या 6th आए थे, लेकिन हम लोगों ने लीग में चीन को हराया था। पहली बार अपनी हिस्ट्री में आज तक की बास्केटबॉल में इंडिया जीती थी चीन से। और फिर 2015 में हम लोग एशिया कप एशियन चैम्पियनशिप हुई चाइना में। 12 साल बाद इंडिया क्वार्टर फाइनल खेली थी और 2016 में आप कह सकते हैं हम फिर क्वार्टर फाइनल खेले और हमने फिर चाइना को हराया, दूसरी बार भी हराया। तो मतलब काफ़ी मतलब इस तरह की यादें हैं बहुत अच्छी अच्छी। 2014 में मेरे ख्याल से हम लोग एक लुसोफोनिया गेम्स होते हैं जहाँ पे पुर्तगीज़ लोग जहाँ पे ट्रेवल किए हुए हैं तो उनका एक गेम्स कराते हैं। हाँ, काइंड ऑफ। तो ऐसे ही एक लुसोफोनिया गेम्स होते हैं। तो पहली बार इंडिया में हुआ था वो लुसोफोनिया गेम, मतलब इंडिया ने पहली बार होस्ट किया था। तो उस गेम में हम लोगों ने खेला और हम लोगों ने मतलब अपने से टॉप रैंक 11th रैंक है वर्ल्ड में अंगोला की जी। अंगोला से हम फाइनल जीते थे। अच्छा। हाँ, तो मतलब हम लोगों ने मतलब इस तरह के अचीवमेंट्स आप बता रहे हैं। हाँ, बहुत यादें हैं इस तरीके की अच्छी अच्छी। हाँ, इतने लंबे समय से खेले हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि एशिया में चाइना एक बहुत बड़ी पावर हाउस माना जाता है बास्केटबॉल में। तो इंडिया की मैं पोजीशन की बात करूंगा वर्ल्ड लेवल पे, जब मानते हैं अमेरिकन लीग हमने बहुत सुना है, NBA हम सब देखते हुए आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को फॉलो करते हैं जी। बहुत वर्ल्ड वाइड बहुत देखा जाता है। तो उसके कंपैरिजन में मैं ये बात करना चाहूँगा, जैसे इंडिया की पोजीशन इस समय शायद 78 के आसपास है जो वर्ल्ड रैंकिंग है फीबा की जी। तो इसके लिए क्या इंडिया का अभी क्या ग्रोथ है, कैसे काम कर रही है वर्ल्ड की? मुझे लगता है कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो बास्केटबॉल नहीं खेलती है। सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला वर्ल्ड में गेम है। स्कूल लेवल पे बहुत अच्छा खेला जाता है। फुटबॉल और बास्केटबॉल जो दो गेम हैं ये पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री खेलती है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ 300, 350, 250, 300 कंट्रियाँ खेल रही हैं उनमें हम 78 पे हैं। हाँ। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि रैंकिंग बहुत ख़राब है, लेकिन अच्छी भी आप नहीं कह सकते कि बहुत है, क्योंकि हम एशिया में कोशिश करते हैं कि हम क्वार्टर खेलें पहले। क्योंकि अभी पहले क्या था, हमारे यहाँ एशिया के अंदर एशियन चैम्पियनशिप हुआ करती थी, तो हम एशियन चैम्पियनशिप में खेलते थे टॉप 8 में खेलने के लिए। अभी क्या है, पूरा फॉर्मेट बदल गया है। फीबा ने जो फॉर्मेट है वो बदल के एशिया ओशियाना चैम्पियनशिप कर दी है अब, जो कि एशिया कप कही जाती है। तो अब इसमें ओशियाना कंट्रीज भी खेलती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और गुआम, इस टाइप की मतलब 3-4 टीमें और बढ़ गई। तो आप समझ लीजिए उन 16 टीम में 3-4 टीमें आपको उधर 2 तो मिल ही जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत अच्छी टीम है, टॉप 20 में इनकी रैंकिंग्स है। ऑस्ट्रेलिया तो भाई वर्ल्ड में टॉप 3 टीम्स में आती है। तो इस तरीके से आप देखिए कि 16 में भी अब 14 टीमों में एशिया की हमें मतलब खेलने के लिए अपनी जगह बनानी है। तो अभी रिसेंट में आप देखेंगे हम एशिया कप क्वालिफाई कर गए हैं नेक्स्ट ईयर का। तो अब जैसे हम टॉप 16 में हम लोग हैं एशिया के, तो अब हम नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे भाई कि हम टॉप 8 में खेलें, क्योंकि टॉप 8 में खेलना ही अपने आप में भाई बहुत बड़ी चीज़ है इस लेवल पे जी। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक जो आपका मुकाम है जी, आप अगर सोचें कि नहीं भाई मैं अब डायरेक्ट सचिन तेंदुलकर बन जाऊं, नहीं, तो वो नामुमकिन है। जर्नी जरूर तय करनी होगी आपको पहले एक अपना बनाना पड़ेगा, स्टेप वाइज ड्रीम्स को पकड़ना पड़ेगा। और रैंकिंग में तो मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे टॉप 20 या 30 के बाद जो रैंकिंग है वो उसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब 35 वाला भी आप डाउन हो सकती है, 80 वाला उसमें कोई ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं होगा परफॉर्मेंस का। और मुझे लगता है कि अगर हम टॉप 8 में खेलना शुरू कर देंगे तो हमारी रैंकिंग वही 50 के अंदर चली जाएगी सीधे ऑटोमेटिकली। उम्मीद करते हैं कि भारत इंडिया जल्दी इसमें अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि एक ऐसा गेम है कि स्किल सेट दिखता है लेकिन एक स्ट्रेंथ वाला गेम है। तो स्ट्रेंथ वाले गेम्स में या जिसे हम कहेंगे थोड़ा सा स्टेमिना वाले गेम में इंडियंस जनरली अच्छा परफॉर्म करते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल करते हैं। देखिए आज की डेट में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वर्ल्ड लेवल के कोचेस मिल रहे हैं, ट्रेनर्स मिल रहे हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं। तो बाकी बस ये है कि भाई हमें परफॉर्म करना है और अपने आप को एक अच्छे लेवल पे गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स बिल्कुल गवर्नमेंट अच्छा सपोर्ट कर रही है। हमें क्या है बस अब प्रैक्टिस करनी है और अपना परफॉर्मेंस देना है, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे लेवल पे आएँ और भाई कंट्री का नाम हमेशा ऊपर रहना चाहिए जी। जैसे कि भारत के मैं पुराने प्लेयर्स के बारे में बात करना चाहूँगा, तो आपके कोई आइडलाइज जिनको आप करते हो, जिनको जी देखिए पुराने प्लेयर्स बहुत सारे अच्छे रहे हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे अर्जुन अवार्डीज़ भी हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिन्होंने कि बहुत अच्छा नाम कमाया है इंटरनेशनल लेवल पे। उन्हीं में से एक हैं मिस्टर राम कुमार, जो कि अभी सीनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर कपूरथला में सर्व कर रहे हैं, और वो भारत के ध्यानचंद अवार्डी भी हैं बास्केटबॉल के, क्योंकि मैन में सिर्फ एक ही ध्यानचंद अवार्डी हैं, वो भी राम कुमार जी हैं। तो वो अपने ज़माने के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और मतलब काफ़ी अच्छा मेरी पोजीशन पे ही खेलते थे। आप समझ लीजिए कि 40-42 साल की उम्र तक सीनियर नेशनल खेलते रहे हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा फिटनेस लेवल पे अपना ध्यान देते थे और गेम पे ध्यान देते थे।
जैसे कि अभी हमने बात करी कि जो अमेरिका में NBA होता है, इसका एक बहुत क्रेज़ है वर्ल्ड में। इसके बारे में हम सब लोग, जैसे कि मैंने बताया भी था कि सब लोग देखते भी, आप भी देखते होंगे, बिल्कुल सभी बिल्कुल। फॉलो करते हैं, सभी का सपना होता है कि वहाँ के लिए। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या कल्चर है वहाँ की, वो NBA इस लेवल तक पहुँच गया है? देखिए NBA क्या है, बास्केटबॉल सबसे पहले आप कह सकते हैं यूएस में ही खेला जाता था। जी जी जी। और यूएस में ही इसका इजाद हुआ और कई तरह की चीज़ें हैं। अब आज बस NBA इस मुकाम पे है कि भाई वर्ल्ड के सारे बेस्ट प्लेयर्स NBA में खेलते हैं। जी। भाई NBA का नाम है, हो चुका है और सबसे पुरानी लीग है और कई तरह के बेनिफिट्स हैं NBA में खेलने के, तो इसलिए लोग, और अमेरिकन तो भाई वर्ल्ड में नंबर 1 है बास्केटबॉल के मुकाबले में, तो जी लोग जी ज़रूर चाहते हैं कि उनके साथ खेलें, कम्पीट करें ताकि अपने आप को और बेहतर कर सकें। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि ऑस्ट्रेलियन लीग, शायद आप पहले इंडियन थे जिनको ऑस्ट्रेलियन लीग में मैं बास्केटबॉल लीग में ड्राफ्ट आपको हुआ था साइन जी, किया गया था। ऑस्ट्रेलियन बास्केटबॉल लीग में हाँ। 2017 में मैं ड्राफ्ट हुआ था एडिलेड 36ers टीम में। जी जी जी, एडिलेड जी। में। तो उसकी कुछ बताइए, क्या कैसा वो एक्चुअली टाइम क्या था? हुआ, मैं ड्राफ्ट हुआ उस टाइम पे एशिया कप हुआ जी। लेबनान में, और 2017 में एशिया कप खेलने गया, वहाँ मुझे नी इंजरी हुई। और उसके बाद मैं ड्राफ्ट तो हुआ लेकिन मैं खेला नहीं वहाँ, क्योंकि नी इंजरी के बाद मैंने अपना ऑपरेट कराया और रिहैब चालू कर दिया था जी जी ताकि मैं वापस इंडियन टीम में खेल सकूँ, तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया नहीं उसके बाद। जी। जी। तो जैसे आपने अभी इंजरी की बात करी, मुझे इससे एक बड़ा ध्यान आया कि स्पोर्ट्स में आजकल इंजरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम तो था ही, लेकिन आजकल बहुत कॉमन तौर पे देखा जा रहा है कि देखिए, बहुत common इंजरीज है। होती हैं प्लेयर्स को। है, कॉमन है। अब क्या कहा जाता है ना, घोड़ा चलाना वही सीखता है जो घोड़े से गिरता है। गिरता है। अब अगर आप घोड़े पे बैठोगे नहीं, गिरोगे नहीं, तो चलाओगे कैसे? जी। तो वही चीज़ है, आप खेलोगे नहीं, गिरोगे नहीं, चोट नहीं लगेगी, तो आप सीखोगे कैसे? और खिलाड़ियों के साथ तो देखिए चोट लगना आम बात है भाई, कभी यहाँ कट लग गया, कभी कहीं कट लग गया, टाँके लग गए, कभी एल्बो वो हो गई, कभी एंकल ट्विस्ट हो ट्विस्ट हो गया। गया। तो ये सब तो बड़ी कॉमन इंजरीज हैं, तो हैं। लेकिन आजकल देखिए ACL वेसीएल कहा जाता था कि ACL आपका चला गया, आपका मेनिस्कस चला गया, ऑपरेट हो गया, तो आप मतलब अब नहीं खेल पाओगे और करियर ख़त्म हो गया, इस तरीके की बातें की जाती थी। ये सब बेबाक बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मेरा खुद ACL ऑपरेट हो रखा है जी। और मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें जो है मैंने मतलब देखा है कि फॉरेन में ये बहुत आम चीज़ें हैं। एक प्लेयर ACL ऑपरेट कराता है आज और 4 या 5 महीने बाद वो ग्राउंड में खेलता है फुल स्ट्रेंथ के साथ। इंडिया में 8 से 9 महीने लग जाते हैं आपको वापस ग्राउंड में आने में। ये जो डिफरेंस है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी तरफ से कोई कमी रह जाती है, मेहनत हम करते हैं, लेकिन एक जो मतलब आप कह सकते हो ना, आज हमें खेलने के लिए भाई गवर्नमेंट बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, लेकिन मेडिकल में रिहैबिलिटेशन का भी बड़ा यूज़ होता है, बहुत बड़ा रोल है। और रिहैबिलिटेशन के लिए हमें भाई जो आजकल की भाई टेक्निक्स हैं और नई नई इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें भी चाहिए जी। तो वो जहाँ जहाँ पे जिन सेंटर्स में है, अगर आप किसी अच्छे सेंटर पे हो तो आप भाई रिहैब करोगे जल्दी और बहुत जल्दी खेलोगे। आज जैसे मुझे लगता है मैंने चेन्नई में एक डॉक्टर कन्नन है, पहले वो 82-83 के टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम के फिजियो रहे हैं और काफ़ी नाम है उनका रिहैबिलिटेशन को लेके। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट करते हैं जी। वो आपसे कुछ नहीं पैसा लेंगे, बस आपको बताना है कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, अगले दिन एक पर्सनल आदमी लगा देंगे आपके साथ कि भाई इनको आपको ट्रेनिंग करानी है। और वो खुद उस चीज़ को मॉनिटर करते रहते हैं कि आप किस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका मतलब रिहैबिलिटेशन ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, आज चाहिए एक्सरसाइज से नहीं ज़्यादा यूज़ है तो दूसरी करो आप, अच्छा ये अच्छा चल रहा है तो अब दूसरी चीज़ करो। तो मतलब वो काफ़ी अच्छा वहाँ पे मतलब मैंने रिहैबिलिटेशन किया है कन्नन जी के अंदर में, बहुत अच्छा रिहैबिलिटेशन कराते हैं। आप समझ लीजिए अगर आप कन्नन जी के पास रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं तो आप 6 महीने के अंदर मैक्सिमम फुल स्ट्रेंथ में खेलना स्टार्ट कर देंगे आप, कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी इंजरी हो, हाँ किसी भी तरीके की इंजरी हो, वो मतलब वो आदमी आपको एकदम फुल फिट करके खड़ा कर देगा। जैसे कि आपने इंजरी की बात करी, और बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है कि जिसमें आपने बताया कि नीज में या एंकल्स में बहुत सारा स्ट्रेंथ ही हुई है जी। तो इस तरह के उसको मेंटेन के लिए कुछ खास एक्सरसाइजेज या कुछ फॉलो करते हैं? बहुत तरह की चीज़ें हैं लोग, मतलब आज की डेट में वही तो कह रहा हूँ आपको, जो ट्रेनर है, ट्रेनर पहले क्या होता था, देखिए आपको मैं मतलब फ़र्क समझाता हूँ। पहले खेल ऐसा होता था कि लोग खेलते थे और अपना चले जाते थे। आज क्या है, आपके पास ट्रेनर है, ट्रेनर का यूज़ यही है कि ट्रेनर आपको पर्टिकुलर हर एक मसल की एक्सरसाइज कराता है कि कहीं भी कोई मसल वीक ना रह जाए। तो जहाँ मसल वीक होगी वहीं इंजरी के चांसेस हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं और समय के साथ चेंजेस आते रहते हैं और हमें उनको अडॉप्ट करना ज़रूरी है जी। जैसे कि आपने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बात करी, सपोर्ट के बारे में बात करी कि अब
समय बदल रहा है और बहुत सारी सपोर्ट्स हमको कोचिंग या फॉरेन कोचिंग भी मिल रही है, जो कि एक कहते हैं ना कि फॉरेन कोचिंग से ये होता है कि टेक्निक्स का एक्सचेंज हो जाता है ना, हमारी एक स्टाइल है, उनकी एक स्टाइल है, तो हम दोनों स्टाइल्स को समझते हैं फिर उसको करते हैं। तो इससे कुछ आप बताइए, इसको लेकर कोई एक्सपीरियंस आप देखिए, अच्छा आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिट इंडिया प्रोग्राम चलाया है, इसलिए चलाया है क्योंकि भाई फिट रहना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। मैं खुद फिट इंडिया का एम्बेसडर हूँ, ब्रांड एम्बेसडर हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि भाई फिट रहना आज की डेट में सबसे ज़्यादा जरूरी। भाई आप देखिए कितने यंग 20-20, 25-25 साल के लोगों को आजकल हार्ट अटैक आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, लोगों ने अपने आप को फिट रखना ही छोड़ दिया है, लाइफस्टाइल खराब लाइफस्टाइल खराब हो चुका है, तो इसलिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और कोई उत्तराखंड से प्लेयर जो इन्होंने यहाँ के नाम कमाया है? बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे एक देखिए हमारे ओएनजीसी कुमार जी थे, ये देहरादून के हैं, इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, जो कि इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कर चुके हैं। अभी मेरे साथ इंडियन टीम में हल्द्वानी का एक लड़का है प्रशांत रावत जी, वो भी इंडियन टीम में खेल रहा है पिछले 2 साल से। इससे पहले वो अंडर 18 की इंडियन टीम में भी खेला है। तो इस तरीके से बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो। तो आपको उत्तराखंड से कैसी पॉसिबिलिटीज़ लगती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ के लड़कों में है वो बात की जिससे वो आगे पहुँच सकते हैं? बिल्कुल है। अब आप देख सकते हैं कि प्रशांत भी इंडियन टीम में खेल ही रहा है, और वो भी हल्द्वानी, जहाँ पे आप कह सकते हैं आज तक किसी खिलाड़ी का नाम नहीं सुना होगा आपने, वहाँ से आकर इंडियन टीम में खेल रहा है। तो मतलब आपके ऊपर है वो आप किस तरीके की मेहनत करते हैं। जैसे कि आप पे एक बुक लिखी गई कोड टू विन, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि ऑटोबायोग्राफी देखिए किसने लिखी थी और क्या कैसे वो बना था संयोग? जी, लास्ट ईयर एक हमारी जानने वाली हैं निरुपमा बागले जी, उन्होंने मुझे बोला कि मैं थोड़ा सा तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। तब तक मुझे ये बताया नहीं गया था कि मतलब आपकी मैं मतलब बायोग्राफी लिखना चाहता हूँ आपकी। तो उन्होंने मतलब एक सरप्राइज़ टाइप का प्लान किया था। लेकिन अब बायोग्राफी ऐसी चीज़ है कि आपको डिटेल चाहिए हर आदमी की, हर एक चीज़ बुक के बारे में, जर्नी आपकी एक तरह से। तो फिर वो उन्होंने पहले तो काफ़ी कोशिश की, इधर उधर बनारस जाना, बनारस में पता करना हर चीज़। अंदर उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा, मैं एक किताब लिखना चाहती हूँ तुम्हारे ऊपर। मैंने कहा अच्छा जी, तो कि उसके लिए आपकी सारा मतलब मुझे जानना है, ये है वो है। तो उन्होंने फिर वो मेरे ऊपर किताब लिखी थी, विशेष कोड टू विन। लास्ट ईयर ही खेल दिवस के दिन ही लॉन्च भी हुई थी वो बुक ऑनलाइन माध्यम पे जी। और उसमें मतलब अर्जुना अवार्ड जब तक मुझे मिला है तब तक की सारी जर्नी है उस किताब के अंदर लिखी हुई। जैसे कि हम लोग एक इंडियन में एक सोसाइटी सिस्टम है कि हम लोग खेल को शायद सेकेंडरी प्रेफरेंस देते हैं, प्राइमरी हमारी एजुकेशन होती है। आपके केस में वो नहीं लगता, मुझे लगता है कि फैमिली ने पहले आपको प्राइमरी सपोर्ट किया है। देखिए तो उसके बारे में आप थोड़ा सा मैं बताइए। मैंने आपको पहले बताया ना कि मेरे फादर टीचर थे, मदर प्रिंसिपल थी, और मतलब बड़ा ही ऐसा बैकग्राउंड था जहाँ सारा मतलब स्टडी को लेकर के माहौल था जी, पढ़ाई को लेकर के माहौल था। लेकिन बस वही होता है कि एक जो आदमी का रुझान होता है और एक जो झुकाव होता है वो जिस तरफ हो जाता है भाई, अब कोई कुछ भी कर ले वो बदल नहीं पाता। तो मतलब मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट बढ़ा था खेल की तरफ। तो जब मैं खेलना स्टार्ट किया मैंने शुरू में ही, तो मैं जैसे उत्तर प्रदेश की नेशनल टीम में भी खेला हूँ, मतलब बच्चों वाली जो अंडर 13 की होती है, अंडर 13। हाँ, तो मतलब मैंने जिस साल खेलना शुरू किया उस साल मैंने नेशनल चैंपियनशिप भी खेली उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो उन सब चीज़ों को देख करके थोड़ा सा माँ बाप को लगता था कि नहीं मतलब इसका इंटरेस्ट बहुत है खेलने में और अच्छा खेल रहा है, तो सपोर्ट करते थे। लेकिन ये था कि हाँ भाई साथ में पढ़ाई करते रहो, क्योंकि भाई अब जिस स्कूल में कैंपस में हम रह रहे हैं और फादर वहीं टीचर है और वहाँ बच्चा पढ़ रहा है, सेम स्कूल में बच्चा भी पढ़ रहा है, और अगर फेल हो जाए तो बड़ा बेइज्जती का एक माहौल है। तो इन सब चीज़ों को लेकर वो समझाते थे कि नहीं देखो, खेलो कूदो अपना अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान दो कि भाई आप पढ़ो लिखो। मेरे हिसाब से तो ये ऐसा होना चाहिए कि इक्वली दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यही चीज़ें वो लोग समझाते थे कि आपकी जो स्टडीज़ हैं ये सब चीज़ें आगे जा करके आपको बड़ा सपोर्ट करेंगी। बिल्कुल कि भाई आप अगर ग्रेजुएट रहोगे तो किसी अच्छी जॉब में जा सकते हो, नहीं रहोगे तो आपको नॉलेज भी रहेगी। जैसे हाँ, डाइट तो मतलब ये सब फादर शुरू में बोलते थे क्या होती हैं कि हाँ पढ़ो लिखो थोड़ा सा, मतलब आप जैसे अब हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं आज, लेकिन इंग्लिश बोलते हैं, तो ये सब मतलब घर की माहौल का फ़र्क था कि वो लोग बोलते थे कि नहीं अखबार पढ़ो, अखबार में तुमको थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके नॉलेज आएगी। तो ये सब करते थे। तो मतलब घर से मतलब एकेडमिक फील्ड में होने का इन लोगों के बड़ा सपोर्ट भी मिला है। बिल्कुल। अंत में आपसे बस मैं नए युवाओं के लिए मैसेज या संदेश जानना चाहूँगा कि आप उनको क्या, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन तो हैं, ये हम सब जानते हैं, आप एक प्रेरणादायक आपकी एक स्टोरी, आप कैप्टन हैं, तो आप उनको कुछ ऐसी राह बताइए कि हाँ वो उस लेवल पे मेहनत करें और इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे, चाहे कोई सा भी स्पोर्ट्स। देखिए मैं सभी खिलाड़ियों से बस यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो मेहनत होती है ना, हर खिलाड़ी मेहनत करता है जी। आज की डेट में कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है, लेकिन खेल जो है ना
एक दिल से खेला जाता है। आपको मेहनत जो है ना वो दिल से करनी पड़ती है। मेहनत तो क्या है, मतलब आप कह सकते हैं कि देखिए आज इलेक्ट्रिक बाइक भी है, इलेक्ट्रिक ऑटो भी है और नॉर्मल ऑटो भी है, इलेक्ट्रिक रिक्शा भी है, नॉर्मल रिक्शा भी है। इलेक्ट्रिक रिक्शा में आप बैठते हैं, बैटरी स्टार्ट हुई, आप चले गए। और रिक्शा में क्या है भाई, मेहनत करके चलाना पड़ता है। अपडेट हो रहा है, लेकिन जो मेहनत करता था उसका शरीर वो अपने आप को उस तरीके से मेंटेन रखता था कि वो चलाए रिक्शा, तो उसको चलाने के लिए भाई ताकत चाहिए जी। ठीक है जी। आज मैं मतलब एक कहने का मतलब ये है कि भाई आपको मेहनत करनी है, लेकिन आपको मेहनत जब आप कर रहे हो ना वो दिल से करनी है जी, तभी आप सक्सेस हो सकते हो, नहीं तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद विशेष जी आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। और एक इन चीज़ों से ये फ़र्क पड़ता है कि मोटिवेशन मिलता है हमारे दर्शकों को, हमारे प्लेयर्स को, हमारे युवाओं को, वो एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, यहाँ बुलाने। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।